हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल PY क्यूज स्टॉपर। तो देखिए, हम लोग IBACIO का जो 2021 में आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 8 शिफ्ट जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। ये आपकी आखिरी शिफ्ट होगी, जहाँ पे हम लोग आज 20 फरवरी शिफ्ट थर्ड के मैथ्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इनको सॉल्व करेंगे, इनका कंसेप्ट सीखेंगे और एग्ज़ाम अप्रोच भी सीखेंगे कि अब एग्ज़ाम के टाइम पे उस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए ताकि हमारा जो समय है वो बचे। देखिए, 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो टोटल 3 दिन चला था और तीनों दिन 3-3 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था। तो टोटल आपके 9 सेट्स इसके बन रहे थे। तो हमने 8 सेट्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा आखिरी सेट होगा। देखिए, आज हम मैथ्स करेंगे और कल जो है अगले दिन हम इसके 20 जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो भी देख लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना, जो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी IBACIO के लिए। इसके बाद मैं ये जब रीजनिंग वाला भी वीडियो आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको मैं एक वीडियो दे दूंगा एनालिसिस का, जहाँ पे हम मैथ्स और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट के देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चैप्टर वाइज मैं इनको अरेंज कर दूंगा कि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ चैप्टर से क्वेश्चन जो हैं कम पूछे गए हैं। तो आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिएगा कि आपको किस चैप्टर पे जो है ज़्यादा ध्यान देना है ना। तो चलिए, आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी, है ना, और इसकी PDF भी आपको देखिए इस नंबर पर मैसेज कीजिए तो आपको इनकी PDF भी मिलती रहेगी। इस ग्रुप में मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा। अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो मैं इस ग्रुप में आप लोगों को ऐड कर दूंगा, जहाँ पे आपको PDF मिलती रहेंगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है a इज इक्वल टू 1200 माइनस एक्स वेयर x इज अ रियल नंबर एंड a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज डिविजिबल बाई 3, 5, 7 एंड 11। द सम ऑफ टू लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज। तो यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1200 माइनस एक्स, और यहाँ पे जो x है वो क्या है, आपका एक रियल नंबर है, और ए जो है आपका आएगा, कितना आएगा, 0 से बड़ा होना चाहिए। ए जो होगा आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ए जो है वो हमारा निगेटिव नहीं हो सकता है। और कह रहा है कि जो ए यहाँ पे लिखा हुआ है ये डिविजिबल है 3, 5, 7 और 11 से, मतलब इन चारों जो आपके नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सब से ए हमारा क्या है, डिविजिबल है। तो हमसे पूछा है कि एक्स की जो 2 सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं उनका सम क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे ये जो ए नंबर है आपका वो 3, 5, 7 और 11 से डिविजिबल है। तो देखिए, कोई भी नंबर अगर 3, 5, 7, 11 से डिविजिबल है तो देखिए इनका हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू which will divisible by 3, 5, 7 एंड 11। तो देखिए 3, 5, 7, 11 से डिवाइड होने वाली वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो ये होगी इन चारों का एलसीएम। तो देखिए, इन चारों का हम एलसीएम लेंगे। देखिए, तीनों पक्षी 15, 15 सत्ते 105, 105 और गुणे 11। देखिए, ये आ जाएगा आपका 11 पचे 55 और 11 के नंबर 11। 1155 जो यहाँ पे नंबर आया है ये आपका 3, 5, 7 और 11 चारों से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो देखिए, ए हमारा क्या था, 1200 माइनस एक्स, और ये जो ए था ये इन चारों से डिविजिबल था। तो वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 1155। तो ए की वैल्यू आपकी 1155 होनी चाहिए। देखिए, 1155 ए की वैल्यू होनी चाहिए, और ये किसके इक्वल दिया था, 1200 माइनस एक्स के इक्वल दिया हुआ था। देखिए, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो x की पहली वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1200 माइनस 1155, तो ये हो जाएगा आपका 45। तो x की एक पॉसिबल वैल्यू क्या है, 45। फिर देखिए, 1155 के बाद आपका इसका दोगुना, मतलब अब ये क्या चलेगा, 1155 का पहाड़ा चलेगा। पहले a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1155, फिर जो दूसरी वैल्यू हो सकती है जो इन चारों से डिविजिबल हो वो इसका दुगना होगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका, इसका दुगना करेंगे तो आ जाएगा 2310। तो
तो देखिए ए की पहली पॉसिबल वैल्यू 1155 हो सकती थी, जहाँ से हमने एक्स की वैल्यू कितनी निकाली 45, है ना। फिर अब ए की वैल्यू कितनी हो सकती है 2310, तो 1200 माइनस एक्स को इस बार हम 2310 के इक्वल लिखेंगे। देखिए यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, देखिए माइनस एक्स इज इक्वल टू 2310 माइनस 1200, इसको घटा लीजिए तो देखिए ये आएगा आपका 1110। x इधर माइनस में था, माइनस को इधर भेज दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1110। तो देखिए एक वैल्यू x की हमें ये मिली है और एक वैल्यू x की ये मिली है। तो देखिए माइनस 1110 और 45। तो देखिए इसके बाद अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे, इसको इस बार क्या करेंगे 3 गुना करेंगे। देखिए तीनों पच्ची 15, तीनों पच्ची 15 एक 16 और 11 33, 33 एक 34। तो इस बार हम 1200 माइनस एक्स को 3465 के इक्वल रखेंगे। देखिए इस बार यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 2265 आएगी, है ना। हाँ 2265 आएगी। तो देखिए इस बार ये भी क्या होगा, x की वैल्यू माइनस में आएगी, है ना। यहाँ पे x क्या था माइनस का था और यहाँ 1200 इधर घटाएंगे तो x की वैल्यू माइनस 2265 मिलेगी। देखिए 1110 बड़ा होता है और 2265 कम होता है। हमसे पूछा था 2 लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो एक वैल्यू 45 हो जाएगी, दूसरी वैल्यू आपकी 1110 हो जाएगी। इनका हमें समेसन करना है। इनका हमें क्या पूछा था, सम पूछा था। तो देखिए 45 में 1110 जोड़ेंगे, 1110 किस में था माइनस में था, तो ये आ जाएगा 45 माइनस 1110 जो कि हो जाएगा आपका 1065। तो इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेज बाय 60%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड वन मिनिमाइज द यूज ऑफ पेट्रोल सो डैट द एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स पेट्रोल इज़ नॉट अफेक्टेड। तो देखिए यहाँ पे जो पेट्रोल का प्राइस है वो 60% से बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि कोई भी अगर अपना एक्सपेंडिचर जो है वो पेट्रोल की तरफ क्या हो, सेम रखना चाहे, एक्सपेंडिचर जो है उसका अफेक्ट ना करना चाहे, ना हो रहा हो, तो उसको यूज़ ऑफ पेट्रोल को कितना मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। देखिए एक्सपेंडिचर जो हमारा यहाँ पे होगा क्या होगा, पेट्रोल का प्राइस और क्वांटिटी। तो देखिए पेट्रोल का प्राइस क्या है 60% से बढ़ रहा है। तो देखिए 60% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 3/5। देखिए फ्रैक्शन लिखना मैंने बताया है, 60% है, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आपका 100 आ जाएगा। फिर इसको 20 से काटेंगे तो 20 3 60 और 20 पंचे 100। तो 60% को आप डायरेक्ट याद रखिए, 60% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/5। मैंने बताया है इस नीचे वाले को जो आपका डिनोमिनेटर में है इसको मान लेंगे कि ये हमारा पहले प्राइस था। तो देखिए पहले प्राइस हम मान लेते हैं हमारा 5 था, तो इसमें राइज हुआ है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे क्योंकि जो पेट्रोल का प्राइस है वो बढ़ रहा है। तो पहले अगर 5 था तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है 3 से ये बढ़ के हो जाएगा आपका 8, है ना। पहले प्राइस हम मान लेंगे 5 था, 5 में 3 का इंक्रीज हुआ है तो 5 से ये हो गया आपका 8। ये है बढ़ा हुआ पेट्रोल के दाम। देखिए पहले प्राइस P1 था जो कि 5 था और दूसरा आपका क्या था P2 जो कि 8 हो गया है। तो पहले पेट्रोल का प्राइस 5 था, अभी 8 हो गया है। कह रहा है कि अगर उसका एक्सपेंडिचर ना अफेक्ट करे तो इसके लिए उसको पेट्रोल का जो यूज़ है उसको कितना मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, कितने परसेंटेज से अपने जो पेट्रोल का यूज़ है मतलब क्वांटिटी जो है उसको कितने % से घटानी पड़ेगी, ये हमसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे प्राइस आपका 5 है और क्वांटिटी हमें भी नहीं पता है, तो चलिए मान लेते हैं। देखिए 5 8 और हमें जो इनका गुणा है पेट्रोल के प्राइस और क्वांटिटी का, उसको क्या रखना है सेम रखना है ताकि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो अफेक्ट ना करे। तो देखिए इस 8 को आप यहाँ ले आइए और इस 5 को यहाँ पे ले आइए, तो ये हमारी क्या हो जाएगी क्वांटिटी हो जाएगी। देखिए 5 रुपये प्राइस था, 8 लीटर हम यूज कर रहे थे, है ना। तो कितना खर्चा आ रहा था 5 40। देखिए यहाँ पे प्राइस क्या हो गया 8 और अभी हम अगर 5 लीटर यूज कर रहे हैं तब भी हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो 40 ही रहेगा। देखिए एक्सपेंडिचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन जो क्वांटिटी हम यूज कर रहे थे उस पर फ़र्क पड़ गया है। पहले 8 लीटर हम यूज कर रहे थे
और अभी 5 लीटर यूज कर रहे हैं। तो पूछा था कि कितना मिनिमाइज़ करें। तो देखिए यहाँ पे पहले हम क्वांटिटी 8 यूज कर रहे थे, अभी 5 यूज कर रहे हैं, तो 3 की कमी आ गई है ना। 3 लीटर की कमी आ गई है, कितने पे? 8 पे। पहला हमारी जो क्वांटिटी थी कितनी थी? 8। तो 3 की कमी आई 8 पे। देखिए इसको परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, तो 100 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 37.5%। तो देखिए अगर पेट्रोल का प्राइस 60% से बढ़ रहा है तो आपको क्वांटिटी जो है वो 37.5% से घटानी पड़ेगी। क्यों? अगर हमें जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रखना है तब। अगर एक्सपेंडिचर हमें सेम नहीं रखना होता तो हम उतना ही यूज कर रहे होते, तब हमारा जो एक्सपेंडिचर हो जाता वो बढ़ जाता है ना। और लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो अफेक्ट ना करे। तो जितना हम पहले खर्चा कर रहे थे उतना ही अब भी खर्चा करेंगे, इसके लिए हमें क्वांटिटी को जो है वो घटानी पड़ेगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा द ग्राफ शोज द टेम्परेचर वेरिएंस ऑफ अ सिटी इन डिग्री सेल्सियस विच मंथ हैज़ सीन द हाईएस्ट स्पाइक इन टेम्परेचर ओवर द प्रीवियस मंथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है जहाँ पर एक सिटी का जो टेम्परेचर वेरिएंस है डिफरेंट मंथ्स में वो आपको दिया हुआ है। पूछा है कि किस मंथ में प्रीवियस मंथ से जो आपका टेम्परेचर है वो परसेंटेज के टर्म में हाईएस्ट है ना। जो डिफरेंस है परसेंटेज के टर्म में वो किस मंथ में प्रीवियस ईयर से आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, ये हमसे पूछा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो आपको 4 मंथ का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है और ऑप्शन में देखिए अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब चारों का आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अगर जनवरी का हम देखें तो जनवरी के पहले आपको मंथ नहीं दिया हुआ है, तो जनवरी का हम नहीं देख पाएंगे। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे कि जनवरी का आप जब देख ही नहीं पाएंगे तो बताएंगे कैसे, है ना। देखिए फरवरी का देखते हैं तो फरवरी में जो है टेम्परेचर कितना था? 26, और जनवरी में कितना था? 24। देखिए यहाँ पे जो बढ़ा है जनवरी से फरवरी में वो बढ़ा है 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है वो किस पे बढ़ा है? 24 पे, है ना, क्योंकि हमें प्रीवियस मंथ से देखना है। तो देखिए ये आ जाएगा आपका 1/12। फिर देखिए परसेंटेज अभी मत निकालिए, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप इसको कैसे कर सकते हैं बिना परसेंटेज निकाले हुए। फिर देखिए मार्च में देखेंगे, ये हमने फरवरी का देखा, मार्च का देखिए तो मार्च में ये हो गया 31, फरवरी में 26 था, मार्च में 31 हो गया। तो कितना यहाँ बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है ना। तो 5 की आपकी बढ़ोतरी हुई है किस पे? 26 पे। तो देखिए 5/26, देखिए 5 को 26 को जो है वो 5 से काट दीजिए, ये आएगा आपका 50 25, बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे, 5 दूनी 10, है ना। ये आपका आ जाएगा 5.2। फिर देखिए अप्रैल का देखिए, यहाँ पे अप्रैल में कितना हो गया? 37, मार्च में 31 था, अप्रैल में 37 हो गया, कितना बढ़ा? 6। देखिए 6 की बढ़ोतरी हो गई आपकी 31 पे, इसको काट दीजिए, देखिए 6 पंचे 30, फिर 1 तो 6 के नम 6 जाएगा, फिर 6 36। देखिए यहाँ पे आप फ्रैक्शन कंपेयर कीजिए तो सबसे छोटा जो फ्रैक्शन होगा उसी का जो परसेंटेज है वो मैक्सिमम होगा। कैसे? यहाँ पे देखिए 1/4 अगर मैं लिख रहा हूँ और 1/5 लिख रहा हूँ, तो देखिए जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका परसेंटेज क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। देखिए परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, है ना। तो ये 1/4 आपका 25% बनेगा और 1/5 आपका 20% बनेगा। देखिए परसेंटेज में जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा था उसका परसेंटेज कम बना है और जिसका आपका डिनोमिनेटर कम था उसका परसेंटेज ज़्यादा बना है। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे फ्रैक्शन लिखे हुए हैं उनमें देखिए ऊपर कितना है? सब में 1 है। तो ये होना चाहिए कि आपका जो न्यूमरेटर है वो सेम होना चाहिए और डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो जिसमें डिनोमिनेटर आपका सबसे छोटा होगा उसी का परसेंटेज क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला आपका जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसका डिनोमिनेटर बाकियों से सबसे छोटा है, तो जो परसेंटेज के टर्म में आएगा यहीं पे मैक्सिमम आएगा। तो ये मंथ किसके लिए है? अप्रैल के लिए। तो यहाँ पे अप्रैल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टडी द टेबल बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है
और यहाँ पे डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं डिफरेंट और उनमें किस ईयर में कितने वर्कर्स जो थे उनका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए पूछा है व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन आईटी टीम फॉर द टाइम स्पैन 2011 टू 2014। तो जो भी आईटी वाली टीम है इसमें कितने वर्कर्स थे, कहाँ से कहाँ तक, सन 2011 से 14 तक। तो देखिए 11, 12, 13, 14 केवल हमें यहीं तक देखना है। इसमें कितने वर्कर्स थे टोटल, उनका हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो देखिए 10, 12 आपका 22, 22, 10, 32, 8, 40। तो टोटल कितने हो गए 40। और कितने साल की बात हो रही है, 1, 2, 3, 4 साल की बात हो रही है। तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये जो एवरेज आएगा, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, वो आ जाएगा 10। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 1/x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ। आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी हुई है। देखिए यहाँ पे x प्लस 1/x जो है वो या तो लेस देन है या फिर इक्वल टू है किसके, 2 के। तो मान लेते हैं यहाँ पे x जो है वो 2 के बराबर है। ये जो एक्सप्रेशन लिखा था x प्लस 1/x ये 2 के बराबर है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। कैसे, देखिए x की जगह पे 1 रखना है, फिर ये 1/1 हो जाएगा, ये आपका 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है, 1 है। ऐसे ही यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख लेंगे और यहाँ पे आंसर हमें आराम से मिल जाएगा। देखिए x की वैल्यू जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 1 प्लस 1 मिलके हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1। ऐसे ही यहाँ पे x की जगह पे 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, वैसे ही 1 का स्क्वायर 1 होगा तो ये भी आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 2 बनेगा। और इसकी पावर कितनी है, 2। फिर अगला आपका 2 क्यूब बन जाएगा, फिर डैश डैश आपका 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 11। देखिए ये जो आपको सीरीज़ मिल रही है ये सीरीज़ आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जहाँ पे पहला टर्म क्या है 2, दूसरा टर्म क्या है 4, तीसरा टर्म क्या है 8, 2 का क्यूब 8, ऐसे ही 2 की पावर 11 तक गया है। देखिए ये आपका पहला टर्म है 2, फिर अगला टर्म है 4। तो यहाँ पे जो रेशियो है वो कितना है, 4/2 करेंगे तो ये जो रेशियो आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, है ना। तो देखिए किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म अगर हमें दिया हुआ है ना, कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको n टर्म तक दी हुई है तो उसका सम जो होता है वो होता है a r की पावर n माइनस 1 बटे में r माइनस 1। तो ये आपका सम होता है। यहाँ पे a पहला टर्म है, r क्या है, दूसरे टर्म का पहले टर्म से रेशियो, है ना। देखिए यहाँ पे रेशियो हमने निकाल लिया है 2 और यहाँ पे जो टोटल टर्म है वो कितने हैं, 11। देखिए 1 से स्टार्ट हुआ था, कहाँ तक गया था, पावर 11 तक। तो देखिए यहाँ पे टर्म जो हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए a की जगह पे आ जाएगा आपको 2, r की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 11 है, माइनस 1/2 माइनस 1, है ना। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए 2 की पावर 10 आप ध्यान रखिए, ये होता है आपका 1024। 2 की पावर 10 जो होता है वो कितना होता है, 1024। तो 2 की पावर 11 करनी है, मतलब 2 से एक बार और गुणा करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2048, माइनस का 1 और था और 2 माइनस 1 नीचे क्या बचेगा, 1। उसको लिखिए चाहे ना लिखिए। देखिए ये हो जाएगा आपका 2047। इसको दुगना कर देंगे तो ये मिलेगा आपको 4094। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एक्सप्रेशन x माइनस रूट 2 x माइनस रूट 4 गोज थ्रू इट्स मिनिमा एट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस रूट 2। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ये x बराबर a पे मिनिमा पे चला जाएगा, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। देखिए मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे हम इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन। इसके पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x माइनस रूट 2, x माइनस रूट 4 को लिख सकते हैं 2, तो ये हमने लिख लिया। फिर ये x इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए x स्क्वायर हो जाएगा और x इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। फिर माइनस का रूट 2 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस रूट 2x
और माइनस माइनस प्लस 2√2 आपको मिल जाएगा। देखिए और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस का x हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2 + √2 प्लस 2√2। देखिए मिनिमम वैल्यू के लिए हम लेंगे इनका डिफ्रेंशिएशन d/dx किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। देखिए इसका हम डिफ्रेंशिएशन अगर ले रहे हैं तो ये देखिए x² है तो ये हो जाएगा 2x। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बाकी इंटर में जिसका मैथ्स सब्जेक्ट था वो इसको जानते होंगे। देखिए x² का जब आप डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो जो स्क्वायर में 2 है ये आगे आ जाएगा और x की पावर 2 थी तो 2 में 1 कम होके यहाँ पे हम लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस यहाँ पे x की पावर 1 है तो 1 वो आगे आ जाएगी और x की पावर 1 में 1 कम हो जाएगा तो ये बचेगा x की पावर 0 और x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है केवल यही बचेगा। देखिए ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा प्लस इसका जब डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो 2√2 मतलब ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 है ना। तो ये हमें ये वैल्यू प्राप्त हो रही है। देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, ये हो जाएगा 2x - 2 माइनस √2। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल, तो इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे। देखिए यहाँ पे x बराबर a है तो x की जगह पे a रख दीजिए तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2 माइनस का √2 बराबर 0। हमसे किसकी वैल्यू पूछा है, 2a माइनस √2 की। तो देखिए 2a माइनस √2 और इस 2 को उधर ले जाइए तो 2a माइनस √2 की वैल्यू जो है वो हमें 2 मिल रही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करके हम इसकी मिनिमम वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं जो 0 के इक्वल होनी चाहिए। बस उसी को यहाँ पे सॉल्व कर लेना है और x की जगह पे a यहाँ पे पुट कर देना है। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आपको क्लास दी हुई है 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24 है ना। और इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 4, 5, 3, 2। तो इसको हमें ग्राफ पे जो है शो करना है और पूछा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ग्राफ बनेगा। देखिए पहली क्लास है 4 से 8, तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है 4, 8, 12, 16। 4 से 8 के बीच में देखिए इनका जब हम 4 और 8 का जो है एवरेज निकालेंगे तो देखिए 4 + 8/2 तो ये आ जाएगा आपका 6। 8 × 4 12/2 तो 12/2 कितना होगा, 6। तो ये कहीं बीच से स्टार्ट होगा। तो देखिए 4 और 8 के बीच में यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है ना। तो देखिए अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 से तो नहीं स्टार्ट होने वाला है क्योंकि 4 और 8 का जो एवरेज है वो 6 है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। तो ये 2 से यहाँ पे जो y एक्सिस पे है 2, यहाँ से स्टार्ट होगा है ना। तो देखिए ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये भी आपका ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा है ना। तो केवल देखिए एक ही चीज़ हमने देख ली और हमारा आंसर मिल गया। बाकी देखिए 8 से 12 है तो देखिए ये कहीं 8 और 12 के बीच में होगा। 8 और 12 आपका 20 होता है और 20/2 करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो ये x एक्सिस पे ये 10 होगा और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 4। तो 4 के सामने ये कहीं यहाँ पे आएगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही 12 और 16 का एवरेज निकालेंगे तो ये आपका आएगा 14 और 14 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 5। तो 14 इधर से देखेंगे और 5 इधर से देखेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। ऐसे 16 और 20 के बीच में आपका 18, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी 3 थी तो ये हमने 3 यहाँ पे पॉइंट लगाया है ना। 20-24 के बीच में 22 और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे लगाया है। फिर इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मिला देंगे तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। आई होप इसमें क्लियरिटी आई होगी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर सेम एज द पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल। तो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसमें बोला है इसकी जो लेंथ है वो इसके ब्रेथ से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो इसकी ब्रेथ मान लेते हैं हम x, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो x + 7 हो जाएगी। ये रेक्टेंगल हम मान लेते हैं A, B, C और D। इसका देखिए डायगोनल दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो इसका डायगोनल एक हो गया वो कितना होगा, 13 सेंटीमीटर। तो हमने इसको बना लिया। देखिए
यहाँ पे जो ये एंगल होगा रेक्टेंगल में, ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ए बी सी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, जिसमें हम पाइथागोरस लगा के एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, फिर ये बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 के होल स्क्वायर के, ये इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी इसको आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो आपको ट्रिपलेट्स पता होने चाहिए। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल को क्या करेंगे, वो सेटिस्फाई करेंगे। देखिए पहला ट्रिपलेट आप ध्यान रखिएगा 3, 4 और 5। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो देखिए 9 + 16 जो होता है वो 25 के बराबर होता है। हमारा ये पाइथागोरस जो है उसको क्या कर रहा है, ये नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसे ही एक याद रखिएगा आप 5, 12 और 13। देखिए 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। देखिए 25 + 144 किसके इक्वल हो जाएगा, 169 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही आप एक और ध्यान रखिएगा, देखिए 15, 17 और 8, 8, 15 और 17 का भी ध्यान रखिएगा। देखिए 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर आपका 289। देखिए 64 + 225 आपका किसके इक्वल होगा, 289 के। देखिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमें दिख रही थी 13 है, तो 13 से कौन सा ट्रिपलेट बनता है, देखिए 5, 12, 13 का, मतलब एक साइड 5 होनी चाहिए और एक साइड 12 होनी चाहिए। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13। देखिए 13 देखते हुए हमें ये वाला ट्रिपलेट याद आएगा, और इसमें अगर ये साइड 5 है तो ये कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए, है ना। इसको मिटा लेते हैं। देखिए ये कितनी होनी चाहिए, 12। तो देखिए x की वैल्यू हमें क्या मिल रही, 5। तो x 5 + 7, तो 5 में 7 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 12। तो ये 5, 12, 13 का हमारा एक ट्रिपलेट होता है। तो बड़ी ही आसानी से हमने x की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है, क्या, 5। तो देखिए उसकी ब्रेथ जो रेक्टेंगल हमें दिया था उसकी ब्रेथ है 5 और उसकी लेंथ कितनी आ गई, 12। तो देखिए इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो ये 12, 5, 17 और इसको दुगना करेंगे, है ना। देखिए आमने सामने की भुजा क्या होंगी, बराबर। तो 12, 12, 24 और 5, 5, 10। तो 24 + 10 आपका कितना हो जाएगा, 34, है ना। ये जो है रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया। हमसे कह रहा था व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर सेम एज द पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल। तो ये जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आया है वो किसी स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल होगा। देखिए स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4a, ये बराबर होना चाहिए किसके, 34 के। तो यहाँ से एक की वैल्यू देखिए निकाल लीजिए, 4 से इसको काटेंगे तो 4 × 32 और 4 × 5 = 20। मतलब स्क्वायर की साइड हमें मिल गई 8.5। इस स्क्वायर का हमसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है। देखिए एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 8.5 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, और ये 8 से क्या है, ज़्यादा है। तो देखिए ऑप्शन में 64 से ज़्यादा केवल एक ही ऑप्शन है, ये हम टिक कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। बाकी देखिए इसको निकालने का तरीका, देखिए अगर ये 85 होता तो हम इसका स्क्वायर बड़ी ही आसानी से निकाल सकते थे। किसी भी नंबर के अगर यूनिट डिजिट पे 5 है तो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका सीख लीजिए। देखिए 5 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 25। तो यहाँ पे हम 25 लिख लेंगे, 50 हम 25, तो हमने 25 लिख लिया। फिर 8 × 8 = 64, ये 64 लिखेंगे और इसमें हम ये जो 8 है इसी को जोड़ देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 72। तो ये मिल गया आपको 7225। देखिए क्या क्या, 50 हम 25, पहले 25 मैंने लिखा, फिर 8 × 8 = 64 और 64 में मैंने इसी 8 को जोड़ दिया है। तो 8 × 8 = 64 + 8 = 72। या ऐसे समझिए ये जो यहाँ पे 10th डिजिट पे यूनिट, 10th डिजिट पे जो डिजिट थी वो कितनी थी, 8। तो 8 में एक बढ़ा के हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये मिल जाएगा 72। चलिए और देख लीजिए, जैसे हमें 65 का अगर स्क्वायर निकालना है तो देखिए क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका 25, 50 हम 25, फिर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 6 में एक बढ़ा के गुणा करेंगे तो 6 × 7 हो जाएगा और 6 × 7 = 63। तो जो 65 का स्क्वायर आएगा आपका 6325 आ जाएगा। ऐसे ही चलिए जो हमें पता है हम उसका मान लेते हैं। जैसे 15 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो देखिए 15 के स्क्वायर में इसका जो 5 यूनिट डिजिट पे है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 25। और एक यहाँ पे लिखा हुआ है तो एक में एक बढ़ा के मतलब 2 से हम गुणा कर देंगे तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2।
देखिए 15 का स्क्वायर हमारा 225 होता है। ऐसे ही 25 का अगर स्क्वायर निकालना है, देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 2 में 1 बढ़ा के इसमें गुणा कर देंगे तो देखिए 2 3 6 हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर आपका 625। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए 85 का स्क्वायर कितना होता है 7225 और यहाँ पे 85 नहीं था, आपका कितना था 8.5। तो देखिए 8.5 इंटू 8.5 करेंगे तो देखिए 1 और 2 पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 1 और 2 है ना, तो 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो ये मिल जाएगा 72.25। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अ फिक्स्ड सम इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स इन सच अ वे दैट द इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट एट 1% फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू दैट ऑन द सेकेंड पार्ट एट 2% फॉर 2 ईयर्स। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट पार्ट टू द सेकेंड पार्ट। देखिए यहाँ पे कोई एक सम था जिसको हमने 2 पार्ट में तोड़ा और एक पार्ट को हमने 1% के हिसाब से 1 साल के लिए ब्याज पे चढ़ा दिया और दूसरे पार्ट को 2% के हिसाब से 2 साल के लिए ब्याज पे चढ़ा दिया। तो देखिए हमसे पूछा है कि स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट पार्ट टू द सेकेंड पार्ट, और यहाँ पे जो पहले पार्ट का ब्याज है वो दूसरे पार्ट पे ब्याज के बराबर होना चाहिए। देखिए है ना, तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो पहला पार्ट है वो x है और दूसरा पार्ट जो है वो y है। तो देखिए पहले पार्ट पे 1% के हिसाब से 1 साल में हमें कितना ब्याज मिलेगा, तो ये x का जो भी अमाउंट होगा उसका 1% ही आपको मिलेगा। तो x का 1% और y का देखिए 2% है ब्याज दर और यहाँ पे 2 साल के लिए है तो 1 साल में 2%, तो 2 साल में 2 दूना 4%, तो y का 4% हमें ब्याज मिलेगा। ये दोनों क्या होने चाहिए आपस में इक्वल होने चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ से एक्स वाई का रेशियो हमें मिल जाएगा कितना, देखिए परसेंटेज हट जाएंगे और ये मिलेगा आपका 4/1। तो देखिए एक्स और वाई का हमें रेशियो मिल गया और इसका हमें क्या चाहिए था स्क्वायर रूट, तो इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको आप जो है उस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं जो पहला पार्ट है वो कितना है हमारा ए है, तो देखिए ए पे 1% के हिसाब से 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, एसआई जो होता है आपका वो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100 आपका होता है। तो देखिए ए अगर आपका अमाउंट है तो ए पे 1% 1 साल के लिए ये हमारा क्या बनेगा एसआई बनेगा। देखिए यहाँ पे कौन सा इंटरेस्ट है वो हमें नहीं दिया था, तो अगर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है कि ये सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंडेड इंटरेस्ट, तो हम हमेशा उसको सिंपल इंटरेस्ट मान के क्वेश्चन को करेंगे। देखिए दूसरा पार्ट अगर हमारा बी है तो इस पर 2 साल का ब्याज आपका 2% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये बी इंटू 2/100 हो जाएगा। यहाँ से भी आपका ए बटे बी आराम से निकल जाएगा। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 और बटे में 1, है ना। आई होप ये समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अ कॉर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द सेंटर हैज़ अ लेंथ इक्वल टू k² sin π/4 एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज -k sin π/3। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k इफ़ k इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल है जिसमें आपकी कॉर्ड जो है सर्कल की कॉर्ड, वो कॉर्ड जो है वो सेंटर से 1 यूनिट की दूरी पे है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा सर्कल है, ये इसकी एक कॉर्ड है ए बी जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है 1 यूनिट। तो ये हमने बना लिया। लिखा है इसकी जो लेंथ है वो क्या है k² sin π/4। जो ये कॉर्ड है ए बी इसकी लेंथ है साइन k² sin π/4। देखिए π/4 आपका 45 डिग्री होता है, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2, है ना। साइन 45 आपका कितना होता है 1/√2। तो देखिए जो इसकी ए बी की डिस्टेंस आ जाएगी लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी k²/√2। तो देखिए यहाँ पे इसकी रेडियस भी दी हुई है, तो रेडियस जो है वो कितनी है -k sin π/3। देखिए π/3 का मतलब sin 60 और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। आई होप ये चीज़ें आपको पता होंगी। देखिए ये हो जाएगा आपका -k √3/2, ये इसकी रेडियस आ गई। देखिए
ए से यहाँ तक की डिस्टेंस सेंटर तक ये आपकी रेडियस होगी। तो रेडियस हमें मिल गई है k√3/2 और ए बी की लेंथ देखिए कितनी थी k²/√2। तो यहाँ से इसकी जो ओ से हमने यहाँ पे इसकी डिस्टेंस खींची है, ये ए बी को 2 बराबर भागों में बांटेगा। मान लीजिए ये एम पे मिल रहा है, तो ए एम जो होगा वो ए बी का क्या होगा, आधा होगा। तो ये ए एम की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी k²/2√2, इसका हम आधा कर देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस लगाइए और यहाँ पे के की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखिए ये हो जाएगा k², √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, नीचे 2 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 4, बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस k² का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा k⁴/2 दूना 4 दूनी 8, है ना। तो यहाँ से देखिए इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इसको आप इधर ले आइए तो k⁴/8 माइनस 3k²/4 प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से देखिए सॉल्व कीजिए। 8 से पूरी इक्वेशन को अगर हम गुणा कर दें, 8 से अगर हम पूरी इक्वेशन को गुणा कर दें तो देखिए क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको k⁴ माइनस 8 से यहाँ पे गुणा होगा तो 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा और 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 6k² प्लस 8 बराबर 0। देखिए यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए k की, ये आपकी एक समीकरण बन गई। यहाँ पे ये 8 लिखा हुआ है, तो 8 के कैसे फैक्टर करें कि जोड़ने पे हमें 6 मिले। तो देखिए 4 दूनी 8 होता है, तो 4 प्लस 2 आपका 6 हो जाएगा। देखिए k⁴ माइनस 4k² माइनस 2k² प्लस 8 बराबर 0। देखिए k² कॉमन लेंगे तो ये बचेगा अंदर k² माइनस का 4, ऐसे यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा k² माइनस 4, है ना, बराबर 0। देखिए k² माइनस 4 और k² माइनस 2 आपके बन रहे हैं, ये बराबर है 0 के। तो k² एक वैल्यू आ गई 2 और एक वैल्यू आ गई आपकी 4, है ना। k² माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो आएगा आपका 4 और k² माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो आएगा आपका 2। देखिए यहाँ से k² 2 है और k² 4 है, तो k² जो है वो अगर 4 के इक्वल है, देखिए रूट अगर 2 के बराबर रखेंगे तो √2 आएगा और √2 हमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो हम देखिए k² को 4 के इक्वल रखेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2, है ना। 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, और हमेशा ये प्लस माइनस लिखते हैं। देखिए ऑप्शन में -2 भी दिया हुआ है और +2 भी दिया हुआ है, तो आप कौन सा चुने हम, ये हमारे मन में आएगा। देखिए यहाँ पे जो रेडियस थी वो क्या थी, -k sin π/3। यहाँ पे माइनस पहले से था, तो रेडियस कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है। तो अगर k की वैल्यू हम पॉजिटिव में लेंगे, अगर k की वैल्यू +2 लेंगे तो रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो k की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे, -2। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, ये मैंने समझाया है। k की वैल्यू अगर +2 यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस में ही आएगा और रेडियस कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है। तो k की वैल्यू हमने अगर -2 रखी तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और रेडियस हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो k की वैल्यू क्या होगी, -2 ही यहाँ पे पॉसिबल है। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए कंप्लीट्स 1/8 पार्ट ऑफ अ गिवन वर्क इन 8 days वाइल बी कंप्लीट्स 2/5 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 16 days। इफ़ ए एंड बी वर्क टुगेदर देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू फिनिश द वर्क। देखिए ए जो है वो 1/8 पार्ट को 8 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। देखिए 1/8 काम जो है वो 8 दिनों में कंप्लीट करता है। तो एक काम को मतलब एक काम यहाँ पे क्या होगा, पूरा काम, तो पूरे काम को ये 8 × 8 = 64 दिनों में करेगा। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए जो बी है ये आपका ए था और जो बी है आपका वो 2/5 पार्ट को 2/5 पार्ट को 16 दिन में कर रहा था। तो एक पार्ट को करेगा वो 16 × 5/2 पार्ट में, 5 इधर 2 नीचे। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 2 × 8 = 16 और 8 × 5 = 40। तो ये 40 दिनों में जो है पूरा काम करेगा। देखिए ए 64 दिनों में कर रहा है
और बी उसी काम को 40 दिन में कर रहा है। देखिए पूछा है इफ़ ए एंड बी वर्क टुगेदर, अगर ये दोनों लोग साथ में मिलकर काम करें तो कितना टाइम लगाएंगे इस काम को फिनिश करने में। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होगा, 64 और 40 का एलसीएम। देखिए 40 में 8 पंचे 40 होता है और 64 आपका 8 अठाई 64 होता है। तो एलसीएम देखिए 8 गुणे 5 गुणे 8 ये बन जाएगा। देखिए 8 8 कॉमन था, बाकी 5 गुणे 8, तो ये आपका एलसीएम बन जाएगा। देखिए इसको ऐसे ही लिख लीजिए, इसको कैलकुलेट मत कीजिए, है ना, आपका टाइम ही बर्बाद होगा। देखिए 8 अठाई 64, तो 8 गुणे 8 8 अठाई 64 ये हो जाएगा, बचेगा 5। तो ए जो है एक दिन में 5 यूनिट करेगा, है ना, और जो बी है वो 8 पंचे 40, तो एक दिन में ये 8 यूनिट करेगा। बी 8 यूनिट करेगा एक दिन में, ए 5 यूनिट एक दिन में करेगा। जब दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में ये कितना करेंगे, 8 5 13 यूनिट। अगर ए और बी मिल जाएंगे तो एक दिन में करेंगे कितना, आपका 13 यूनिट। टोटल काम कितना है, 8 गुणे 5 गुणे 8। तो देखिए इस टोटल काम को ये लोग कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। देखिए 8 गुणे 5 गुणे 8 को आप 13 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा कि ए और बी इतने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये 8 पंचे 40 और 40 गुणे 8 आपका कितना हो जाएगा, 320 बटे 13। तो ये आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग लगातार कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रोशन कैन कंप्लीट द वॉल पुट्टी वर्क इन 6 days, सत्यम कैन कंप्लीट इट इन 12 days, while working together with Raghu they completed the job in 2 days only. In how many days Raghu alone can complete the job? तो यहाँ पे आपके रोशन हैं, रोशन उस काम को 6 दिन में करते हैं। सत्यम है तो सत्यम उस काम को 12 दिन में करते हैं, और ये जब रघु के साथ मिल के काम करते हैं तो 2 दिन लगाते हैं। देखिए रोशन, सत्यम और आपके रघु ये जब मिल के काम करते हैं तो 2 दिन लगाते हैं। देखिए टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 6 12 2 का एलसीएम, तो ये आएगा आपका 12। देखिए रोशन एक दिन में कितना करेगा, 12 बटे 6, तो 2 यूनिट करेगा। सत्यम जो है एक दिन में 1 यूनिट करेगा, 12 बटे 12, और ये जब तीनों मिल के काम कर रहे हैं तो एक दिन में 6 यूनिट कर रहे हैं। 12 बटे 2 कितना आएगा, 6 यूनिट, है ना। तो देखिए रोशन जो है 2 यूनिट कर रहा था, सत्यम 1 यूनिट कर रहा था, तो रोशन और सत्यम मिल के 3 यूनिट कर रहे थे। और यहाँ पे कितना है, 6, तो ये जो यहाँ पे 3 + 3, ये 3 किसके हैं, रोशन और सत्यम के, और 3 जो एक्स्ट्रा है ये कौन कर रहा होगा, रघु। तो रघु जो है वो एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है। रघु आपका एक दिन में कितना कर रहा है, 3 यूनिट। तो पूछा है रघु अकेले उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, तो 12 टोटल काम है। रघु एक दिन में 3 कर रहा है, तो टोटल डेज इसको कितने लगेंगे, 4 डेज। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द पॉपुलेशन ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया इन 2010। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस 5 स्टेट्स इज 162, और यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 जीरो है ना। देखिए यहाँ पे आपको पाई चार्ट दिया हुआ है किस फॉर्म में, डिग्री के फॉर्म में, तो टोटल कितना होता है 360 डिग्री। तो इसकी जो टोटल वैल्यू है आपको दी हुई है यहाँ पे 162 है ना, फिर आपके 3 2 5 जीरो हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए। तो ये जो 360 डिग्री की वैल्यू है ये इस नंबर के इक्वल दी हुई है। हमसे पूछा है राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है, तो यहाँ पे देखिए राजस्थान जो है वो आपका 180 डिग्री है। देखिए यहाँ पे राजस्थान की जो डिग्री के फॉर्म में है वो 180 है। तो देखिए 360 की वैल्यू हमें पता है और 180 डिग्री की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिए 360 का 180 कितना गुना है, 1/2 गुना है, मतलब 360 का अगर आधा करेंगे तो 180 मिलेगा। तो ये नंबर भी आपका आधा हो जाएगा। देखिए इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा 81 और 5 जीरो आपके आ जाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे 81 2 ऑप्शन में है, किसके बाद 5 जीरो हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अ सम ऑफ ₹20,000 is invested for 3 years at compound interest. The rate of interest for first year is 20% per annum. For second year it is 15% per annum, and for third year it is 10% per annum. Find the interest for the third year. तो हमें यहाँ पे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पूछा है। देखिए सम कितना है 20,000, 20,000 को हमने 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है। और देखिए यहाँ पे
डिफरेंट ईयर में जो रेट है आपका डिफरेंट है। जैसे फर्स्ट ईयर में आपका 20% है, सेकेंड ईयर में आपका 15% है और थर्ड ईयर में आपका रेट 10% है। तो देखिए सीआई के क्वेश्चन करने के लिए मैंने तरीका बताया था। देखिए यहाँ पे जो अमाउंट है हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है 20,000। तो देखिए फर्स्ट ईयर में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 20% के हिसाब से मिलेगा। तो देखिए 20,000 का 20% आपका कितना हो जाएगा, तो 20,000 का 20% आपका हो जाएगा 4,000, है ना। तो ये फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट जो मिला है वो 4,000 मिला है 20% के हिसाब से। देखिए सेकेंड ईयर में क्या होगा, तो सेकेंड ईयर में आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना है, रेट आपका 15% है। तो यहाँ पे 15% के हिसाब से मिलेगा। तो 20,000 का 15% आपका कितना होगा 3,000। देखिए 20,000 का 15% आपका 3,000 होगा। और सेकेंड ईयर में देखिए सीआई में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो जो हमारा अमाउंट था, जो हमारा प्रिंसिपल था, उस पर 15% हिसाब से हमें 3,000 इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो हमने फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कमाया था 4,000, इस पर भी सेकेंड ईयर में 15% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो देखिए ये 4,000 का 15% आप निकालिए तो ये आएगा 600 रुपये। तो सेकेंड ईयर में 20,000 पे 15% 3,000 ये इंटरेस्ट मिला। और सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर में हमने 4,000 इंटरेस्ट कमाया था उस पर भी 15% के हिसाब से ब्याज मिला है, कितना 600 रुपये। ऐसे ही देखिए थर्ड ईयर में आइए तो थर्ड ईयर में जो रेट है आपका कितना है 10% है। तो देखिए 10% के हिसाब से 20,000 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 20,000 का 10% जो होता है आपका वो होता है 2,000। तो देखिए 2,000 आपको इंटरेस्ट मिला। फिर थर्ड ईयर में जो पहले साल और दूसरे साल इंटरेस्ट मिला था उस पर भी 10% के हिसाब से थर्ड ईयर में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए फर्स्ट ईयर में आपको 4,000 मिला था, तो 4,000 पे 10% के हिसाब से 400 रुपये ये थर्ड ईयर में मिलेगा। फिर सेकेंड ईयर में देखिए 3,000 मिला था और 600 रुपये मिला था। तो 3,000 का 10% आपका 300 और 600 का 10% आपका 60। तो थर्ड ईयर में ये टोटल इंटरेस्ट हमें मिलेगा। पूछा था हमसे कि थर्ड ईयर में इंटरेस्ट उसने टोटल कितना कमाया है। तो देखिए 2,000 400 300 कितना हो गया 700 और ये 600, तो 760 ये टोटल हो जाएगा आपका 2,760 रुपये। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आ बस इज ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस फ्रॉम 1:20 से 3:40 तक। तो देखिए इसकी स्पीड यहाँ पे दी हुई है कितनी 48 किलोमीटर पर घंटा, है ना। और हमसे पूछा है कि वो कितनी डिस्टेंस चलेगा इस टाइम के बीच में। देखिए 1:20 से 3:40। तो देखिए 1:20 से 2:20 आपका कितना हो गया 1 घंटा हो गया। फिर 2:20 से 3:20 आपका कितना हो गया 1 और घंटा हो गया। तो ये आपके 2 घंटे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। फिर 3:20 से 3:40 की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 20 मिनट और लग रहा है। तो देखिए 2 घंटे पूरे पूरे और 20 मिनट एक्स्ट्रा चल रहा है ना। तो देखिए इसको आप 20 मिनट को घंटे में बदलिए तो ये 2 प्लस 20 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आर में आपका चेंज हो जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/3 मतलब 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 आर में हमें निकालना है कि वो इस स्पीड से कितनी दूरी तय करेगा। देखिए ये 1 घंटे में कितना जा रहा है, 1 घंटे में ये 48 किलोमीटर जा रहा है। हमें निकालना 7/3 घंटे में कितना जाएगा, तो इसको 7/3 से हम गुणा कर देंगे। देखिए ये 48 गुणे 7/3 हो जाएगा जो कि आएगा आपका 48 को काटिए तो आएगा 16 और 16 सत्ते आपका 112 होता है। तो 112 किलोमीटर वो चलेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 1,48,000 एंड आउट ऑफ विच 78,000 आर मेल्स एंड 40% पॉपुलेशन इज लिटरेट। इफ़ 55% मेल्स आर लिटरेट देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल्स हु आर लिटरेट। तो देखिए यहाँ पे एक सिटी की पॉपुलेशन आपको दी हुई है जिनमें से 78,000 क्या हैं मेल्स हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिख लेंगे 1,48,000 क्या है आपकी टोटल पॉपुलेशन है, इसमें से 78,000 आपके क्या हैं मेल्स हैं। तो ये मेल्स की संख्या हो गई। तो फीमेल्स कितनी बची होंगी, देखिए 1,48,000 में से 78,000 घटाएंगे तो ये आपका बचेगा 70,000। तो 70,000 फीमेल्स हैं आपकी। फिर कहा है कि 40% पॉपुलेशन इज लिटरेट, जो भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 40% लोग क्या हैं लिटरेट हैं।
तो 1,48,000 का आप 40% निकालिए। देखिए 40% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 2/5, तो 1,48,000 का हमें 2/5 निकालना है। देखिए 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा 5 दूनी 10, फिर 5 9 45, फिर 5 छक्का 30, तो ये आएगा 29,600 और इसको हमें दुगना करना है। देखिए 29 दूना 58, तो ये आ जाएगा 58 और 6 दूनी 12। तो देखिए कैलकुलेशन को करने का थोड़ा तरीका आप लोग बदलिएगा अगर नहीं आता है। तो देखिए 29 दूना 58 और 6 दूनी 12, तो मैंने 58 इधर लिखा, 12 इधर लिखा, इनको जोड़ दिया तो ये आ गया 62,200। ये क्या है? लिटरेट हैं। जो भी टोटल पॉपुलेशन है उनमें से इतने लोग क्या हैं? लिटरेट हैं। फिर आगे कह रहा है इफ़ 55% मेल्स आर लिटरेट देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल्स हु आर लिटरेट। 55% मेल्स क्या हैं? लिटरेट हैं। मेल्स कितने? 78,000, इनमें से 55% क्या हैं? लिटरेट हैं। तो देखिए 78,000 का हमें 55% निकालना है। देखिए 55 को हम 50 + 5 लिख सकते हैं, है ना। तो पहले 50% निकालिए, तो 50% मतलब इसका आधा, तो 78 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 39। तो ये हो जाएगा 39,000। फिर देखिए 5% निकालना है, तो 5% निकालने के लिए पहले 10% निकालिए। 10% आसान होता है, एक जीरो इसमें से हटा दीजिए तो ये बचेगा 7800। फिर इसका आधा कर दीजिए तो 5% की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 4100। तो ये हो गया आपका 9 9 3 12 और ये 4, है ना। तो 42,900 क्या हैं? मेल्स यहाँ पे लिटरेट हैं। 42,900 क्या हैं? जो मेल हैं वो क्या हैं? लिटरेट हैं। और हमसे पूछा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ फीमेल्स हु आर लिटरेट। तो देखिए टोटल जो लिटरेट थे 62,200 थे, जिनमें से 42,900 क्या हैं? मेल हैं जो कि लिटरेट हैं। तो बचे कितने? जो बचे होंगे वो फीमेल्स होंगी और वो लिटरेट होंगी। देखिए यहाँ पे बचेगा आपका 3 6 1 16,300। तो फीमेल्स में से 16,300 फीमेल्स क्या हैं? लिटरेट। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये तरीका आप यूज़ कीजिएगा, लिखने की कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 bells commence tolling together and toll at intervals of 2 4 9 12 and 15 seconds respectively in 45 minutes how many times do they toll together। तो देखिए 5 बेल हैं जो एक साथ बजी हैं और ये पाँचों बेल 2 सेकंड 4 सेकंड 9 सेकंड 12 सेकंड और 15 सेकंड के बाद बजती हैं। मतलब एक बेल जो है वो 2 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी बेल जो है वो 4 सेकंड के बाद बजती है और तीसरी बेल आपकी 9 सेकंड के बाद बजती है, चौथी बेल आपकी 12 सेकंड के बाद बजती है और पाँचवीं बेल आपकी 15 सेकंड के बाद बजती है। तो पूछा है, देखिए पहले यहाँ पे टोल टुगेदर किया है, फिर इतने इतने इंटरवल के बाद वो लोग बजेंगी। तो पूछा है इन 45 मिनट्स हाउ मैनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर। ये एक साथ कितनी बार 45 मिनट में बजेंगी। मतलब 45 मिनट में एक साथ कितने टाइम एक साथ बजी होंगी, 45 मिनट में एक साथ कितनी बार बजी होंगी, ये हमसे पूछा है। तो देखिए इनका जो इंटरवल है वो है 2 4 9 12 15, तो एक साथ कब बजती हैं, तो ये हम निकालेंगे इनका एलसीएम लेके। देखिए इनका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम देखिए 2 4 का एलसीएम 4 होता है ना। 2 और 4 का एलसीएम आपका 4 हो जाएगा। फिर 4 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा। फिर देखिए 12 और 9, है ना, 12 9 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 36 और 36 और 15 का एलसीएम आपको यहाँ पे निकालना है। देखिए 12 3 36 और 3 5 15। तो देखिए 3 3 कॉमन है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा 180 सेकेंड्स। तो 180 सेकेंड में वो एक बार बजेंगी, हर 180 सेकेंड्स के बाद एक साथ बजेंगी, है ना। तो देखिए 180 सेकेंड का मतलब 3 मिनट, हर 3 मिनट में वो एक साथ बजेंगी। बाकी जो उनका इंटरवल है वो अपने हिसाब से बजती रहेंगी। यहाँ पे कितना लिखा है? 45 मिनट। तो देखिए 45 मिनट में कितनी बार बजेंगी एक साथ, तो 45 को 3 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आपका 15। 45 मिनट में वो 15 बार एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पे आंसर आप लगा देंगे 15 और ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम केस क्या लेंगे कि शुरुआत में वो एक साथ बजी थी, फिर यहाँ से 45 मिनट में वो यहाँ से देखिए शुरुआत में एक बार बजी थी एक साथ, फिर यहाँ से 45 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी? 15 बार, है ना। 15 बार एक साथ बजेंगी और शुरुआत में एक बार बज चुकी हैं, तो 15 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही आंसर होगा वो 16 होगा। आई होप ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, फिर हम लोग इसका देखेंगे सॉल्यूशन।
आई होप आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं। लिखा है अ बाथ टब कैन बी फिल्ड बाई अ कोल्ड पाइप इन 15 मिनट्स एंड बाई अ हॉट पाइप इन 10 मिनट्स। तो यहाँ पे एक बाथ टब दिया हुआ है जिसमें एक कोल्ड पाइप लगा हुआ है और एक हॉट पाइप लगा हुआ है। कोल्ड पाइप उसको 15 मिनट में भरता है और हॉट पाइप 10 मिनट में भरता है। आगे लिखा है अ मैन ओपन्स बोथ द टैप्स एट 7 AM एंड लीव्स द बाथरूम। ही रिटर्न्स एट द टाइम when the tub was expected to be full, but he observes that the waste pipe in the bottom was open and tub was not full। तो देखिए वो 7 बजे क्या करता है, इन दोनों टैप्स को एक साथ खोल देता है और बाथरूम से बाहर चला जाता है। फिर वो उस टाइम पे आता है जब ये बाथ टब जो है फुल हो जाना चाहिए, लेकिन ऑब्जर्व करता है कि वेस्ट पाइप जो बॉटम में लगा है वो भी खुला रह गया था और टब जो है वो फुल नहीं हुआ था। तो देखिए इस बाथ टब को कितने बजे फुल हो जाना चाहिए, ये हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा। देखिए जो कोल्ड पाइप है वो 15 मिनट में भरता है और हॉट पाइप जो है वो 10 मिनट में बाथ टब को फुल कर देता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे बाथ टब में कितने यूनिट पानी आया होगा, ये देखेंगे। तो देखिए 15-10 का एलसीएम ले लेंगे, यह आएगा 30। तो 30 यूनिट जो है वो बाथ टब में इतने यूनिट वाटर आएगा। तो देखिए 30 यूनिट कोल्ड पाइप जो है 15 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में भरेगा ये 2 यूनिट, 30/15। हॉट पाइप 30 यूनिट को 10 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में कितने यूनिट भर रहा होगा, 3 यूनिट, है ना। तो देखिए जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो 1 मिनट में 3 2 5, 5 यूनिट 1 मिनट में भरेंगे तो 30 यूनिट जो है कितने मिनट में भरेंगे। देखिए 30/5 मतलब 6 मिनट में दोनों मिल के बाथ टब को फुल कर देंगे। तो ये जो आदमी है वो 6 मिनट के बाद मतलब 7:06 पे वापस आया होगा, जब ये बाथ टब को क्या हो जाना चाहिए था, फुल हो जाना चाहिए था, लेकिन फुल नहीं हुआ है। ये जब आएगा तो उसने देखा है कि पाइप जो था, वेस्ट पाइप आपका बॉटम में, वो खुला रह गया था और टब जो है वो फुल नहीं हुआ है। अब ये क्या करेगा, ही नाउ क्लोजेज इट एंड टेक्स 4 more minutes बिफोर द टैंक इज़ फुल। अब इस 7:06 पे जब वापस आया है तो इसने जो वेस्ट वाला था, यहाँ पे एक पाइप आपका और ऐड हो जाएगा, कौन सा, वेस्ट वाला। तो वेस्ट वाले पाइप को बंद करेगा और इसके बाद 4 मिनट लगेंगे इन दोनों पाइप को भरने में, है ना। मतलब यहाँ से 7:10 पे ये बाथ टब जो है वो फुल हो जाएगा। देखिए यहाँ से 7:06 से 7:10 में मतलब 4 मिनट लगे हैं बाथ टब को फुल होने में। तो ये 4 मिनट जो है किन दोनों ने काम किया है, कोल्ड और हॉट ने। इसके पहले देखिए वेस्ट पाइप भी खुला था, तो ये जो 6 मिनट है यहाँ पे, 6 मिनट में ये तीनों पाइप जो थे खुले हुए थे, ये दोनों पानी को डाल रहे थे और ये वेस्ट वाला पानी को बाहर निकाल रहा था। तो मान लेते हैं वेस्ट वाला 1 मिनट में A यूनिट बाहर निकाल रहा होगा। देखिए यहाँ पे 7:06 से 7:10 में दोनों पाइप ने 4 मिनट काम किया है और 1 मिनट में ये 3 2 5 यूनिट काम करते हैं। तो देखिए 4 मिनट में कितने यूनिट काम किए होंगे, 20 यूनिट। मतलब बाथ टब को फिल करने में इन्होंने 4 मिनट में 20 यूनिट भरा है। और बाकी देखिए ऊपर जो है 6 मिनट में कितना यूनिट भरा होगा, टोटल कितना था आपका, 30 यूनिट। 20 यूनिट जो हैं ये 4 मिनट में भरे हैं, तो 6 मिनट में कितना भरा होगा आपका, 10 यूनिट ही भर पाया होगा, है ना। 6 मिनट में 10 ही यूनिट भर पाया है, क्यों, क्योंकि वेस्ट वाला भी खुला रह गया था। और 4 मिनट में ये लोग 20 यूनिट भर रहे हैं। टोटल था आपका 30, तो 30 में से 20 माइनस करेंगे तो 6 मिनट में 10 यूनिट ये लोग पहले भरे होंगे। देखिए 3 2 5 यूनिट ये भर रहे हैं और ये A यूनिट खाली कर रहा है। तो इतने यूनिट जो हैं वो पर मिनट भर रहे हैं। 5 माइनस A, ये क्या आपका आया है कि ये दोनों लोग मिलके भर रहे हैं 5 यूनिट और ये A खाली कर रहा है। टोटल कितना समय लेगा, 6 मिनट, है ना। और 6 मिनट में इन्होंने कितना भरा है, 10 यूनिट। तो ये टोटल काम यहाँ पे हुआ है। यहाँ से A की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखिए 6 पंचे 30 माइनस 6A बराबर आपका 10। तो देखिए 10 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस 10 20 बराबर 6A। देखिए A की वैल्यू जो आएगी 2 से काट दीजिए तो ये 10/3 आ जाएगा आपका कि A जो है, जो वेस्ट वाला पाइप है, वो 1 मिनट में 10/3 यूनिट खाली कर रहा है।
तो ये यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। देखिए आगे लिखा है आफ्टर यूजिंग द बाथटब फॉर 10 मिनट्स। तो देखिए 7:10 पे ये क्या हो जाएगा, बाथटब फुल हो जाएगा। इसके बाद ये 10 मिनट बाथटब को क्या करेगा, यूज करेगा। तो 7:20 तक इसने यूज किया। फिर क्या कह रहा है, ही ओपन्स द वेस्ट पाइप। 7:20 पे ये ओपन करेगा वेस्ट पाइप को। तो पूछा है कि टब जो है वो कब खाली हो जाएगा। देखिए 7:20 पे इसने ओपन किया है वेस्ट पाइप को, है ना। और बाथटब में कितना यूनिट पानी होगा, 30 यूनिट, क्योंकि बाथटब क्या था, फुल था। और जो वेस्ट पाइप है वो 1 मिनट में 10/3 यूनिट खाली कर रहा है। तो 30 यूनिट को कितने मिनट में खाली करेगा, देखिए 30 को 10/3 से हम डिवाइड कर देंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 मिनट। 9 मिनट में जो वेस्ट पाइप है वो बाथटब को खाली कर देगा। मतलब 7:20 के बाद इसको 9 मिनट और लगेंगे बाथटब को खाली करने में। तो बच जाएगा आपका 7:29। तो यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। तो देखिए हमें यहाँ पे फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का क्या बताना है, एवरेज। देखिए हमने इसकी पिछली वाली वीडियो में बताया था, पढ़ा था हमने कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का हमने सम पढ़ा था। देखिए फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम होगा, देखिए स्टार्ट कहाँ से होगा, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश से कहाँ तक जाएगा, n टर्म तक जाएगा। तो इनका जो सम होता है ये होता है n+1/2। तो ये हमारा सम होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। देखिए हमसे यहाँ पे एवरेज पूछा है, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, देखिए कितने टर्म है, n टर्म है, तो n से ये डिवाइड हो जाएगा। देखिए n+1/2 और 2 में इसको हम n से डिवाइड करेंगे। देखिए n कहाँ आएगा, इस 2 के पास चला आएगा, तो ये हमारा एवरेज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का पूछा है हमसे एवरेज, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या आ जाएगा, 50। तो देखिए 50 से यहाँ पे पुट कर दीजिए, 50 n+1, तो 50 और 1 कितना हो जाएगा, 51/2 और n की वैल्यू 50। देखिए 50 से 50 कैंसिल और 51/2 मतलब 25/25.5। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ b इज़ द मीन प्रोपोर्शन टू a एंड c विद अ कॉमन रेशियो √2/3 देन a - b का होल क्यूब रेशियो b - c का होल क्यूब आपसे पूछा हुआ है। देखिए a और c का कॉमन रेशियो आपका कितना है, √2/3। तो देखिए a इंटू कॉमन रेशियो का होल स्क्वायर बराबर ये होगा आपके c के। तो यहाँ से देखिए c/a कितना आ जाएगा, c/a आ जाएगा ये कॉमन रेशियो का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, 2/3 का क्यूब रूट। तो देखिए क्यूब रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 की पावर 1/3 और इसका हमें स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख लीजिएगा साइड में। फिर देखिए हमसे ये रेशियो पूछा है। देखिए यहाँ पे b क्या दिया है, मीन प्रोपोर्शन दिया है a और c का। तो b जो होगा वो इक्वल हो जाएगा b = √ac के। ये आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपने पढ़ा होगा मीन प्रोपोर्शन। तो ये होता है b = √ac। तो देखिए यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस √ac का होल क्यूब रेशियो b की जगह पे √ac माइनस c का होल क्यूब, है ना। तो ये आ गया। देखिए यहाँ पे √a जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो √a कॉमन आएगा और इसकी पावर हो जाएगी 3। ये हमने बाहर लिख लिया। अंदर बचा √a माइनस √c का होल क्यूब रेशियो, यहाँ पे √c कॉमन ले लीजिए, तो √c की पावर 3 बाहर आ जाएगी। अंदर बचेगा आपका √a माइनस √c का होल क्यूब। देखिए ये दोनों में कॉमन है तो इसको काट दीजिए, तो ये बचा आपका √a का होल क्यूब रेशियो √c का होल क्यूब। देखिए हमें यहाँ पे c/a पता है और हमें चाहिए a/c। तो देखिए यहाँ से इसको पलट लीजिए, तो ये a/c हो जाएगा आपका 3/2 और इसकी पावर हो जाएगी 2/3। पावर सेम ही रहेगी, केवल ये जो है आपस में बदल जाएंगे।
इधर हमने ए को ऊपर ले गए, सी को नीचे ले गए, तो ऐसे ही 2 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। देखिए हमें क्या निकालना है, रूट ए का होल क्यूब, रूट सी का होल क्यूब। देखिए पहले हम इनका लेंगे रूट, तो देखिए ये हो जाएगा रूट ए बटे रूट सी। तो जो इधर स्क्वायर में लिखा हुआ है, पावर जो ऊपर लिखी हुई है गायब हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या ले लिया है, रूट। तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर 1/3। फिर हमें इनका क्या करना है, क्यूब। तो देखिए रूट ए और रूट सी का जब आप क्यूब करेंगे, इसका जब आप क्यूब करेंगे तो देखिए क्यूब में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से गुणा हो जाएगा और 1/3 गुणे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर बचेगी 1। तो ये हो जाएगा आपका 3/2। तो इसका जो रेशियो मिला है वो मिला है आपको 3:2। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर सिमिलर क्वेश्चन आता है तभी आपके काम आएगा, बाकी इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही रेयर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये थे हमारे मैथ्स के 20 क्वेश्चन जिनको हमने किया और इनके कंसेप्ट्स को देखा। तो देखिए अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। तो ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।